थे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है। हम आपको कल बताए थे कि अभी के वर्तमान समय में बायोलॉजी के गुड नॉलेज के लिए भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भौतिक विज्ञान जो है तकनीक और वैज्ञानिक यंत्र दोनों प्रदान किया है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट है, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वैज्ञानिक यंत्र, वो कौन प्रदान किया? भौतिक विज्ञान प्रदान किया। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र है, जो बायोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद किया, वो क्या है। ठीक है, तो हम आपको कल बताए थे कि फिजिकल साइंस प्रोवाइड बोथ टेक्निक एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द गुड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छे जानकारी के लिए भौतिक जो विज्ञान है वो वैज्ञानिक यंत्र भी प्रदान किया और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए उस तकनीक भी प्रदान किया। ठीक है, तो उसको में देखिए क्या है ना कि सबसे पहले जो है लाइट माइक्रोस्कोप का खोज, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको कहते हैं प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। देखिए ये चैप्टर में सूक्ष्मदर्शी हम नहीं पढ़ा रहे, हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जो मतलब इंट्रोडक्शन के तौर पर जो बात होगा मैं उतने बात करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप का जब इसके बारे में जब खोज हुआ, तो लाइट माइक्रोस्कोप में प्रॉब्लम क्या हुआ ना वैज्ञानिकों को, कि ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है प्रकाश की उपस्थिति में काम करता था। दिन में तो काम हो जाता था, लेकिन वैज्ञानिक रात में क्या करे? वैज्ञानिक रात दिन कुछ नहीं देखता, वो लीन हो गया अगर मतलब कि रिसर्च करने में, तो वो रात हो चाहे दिन हो कोई मायने नहीं रखता उसके लिए, समझ ना। तो रिसर्च करता रहता, रात में तो ये सब हो नहीं सकता था। अब कोई चीज़ का याद आ गया कि अब हमको देखना है, तो रात में कैसे तो देख नहीं सकता सूक्ष्म जीवों को। तब हालांकि लाइट माइक्रोस्कोप का खोज एच जॉनसन और जेड जॉनसन, दो वैज्ञानिक किया था, है ना, एच जॉनसन और जेड जॉनसन। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए कि रात और दिन वाला, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकाला गया। फिर जाकर उससे भी कोई ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, छोटे छोटे चीज़ों को देख और बड़ा करके दिखाने में, जो आपस में वस्तु सटा हुआ उसको हटा करके दिखाने के लिए वो अलग प्रकार के मशीन की जरूरत थी, अलग प्रकार का यंत्र की जरूरत था, और उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रांति लाया बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझिएगा ध्यान से बुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थोड़ा भारी भरकम ये सूक्ष्मदर्शी, उसको ये आराम से जहाँ मन जहाँ लेके नहीं जा सकते, बड़ा होता है। और लाइट माइक्रोस्कोप तो छोटा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए इसको मैंने नोट किया है, देखिए ये सिंपल वाला था, ये लाइट माइक्रोस्कोप है ना, जो जनरली पहले था लाइट माइक्रोस्कोप, एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है ना। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप था, सिंपल था, ये ज़्यादा मतलब जटिल था नहीं। यहाँ पर स्लाइड पर रख करके कॉपी ऑब्जेक्ट, इसको में लेंस होता है, ऊपर से देखा जाता है। ये कोई बहुत बड़ा मतलब था नहीं कि कोशिका का पूरा अध्ययन किया जाए अंदर, लेकिन कोशिका के अंदर छोटे छोटे संरचना को भी अध्ययन करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, भारी भरकम दिखाई दे रहा। इसको जो है ना पैनल पे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, इसके ऊपर जो भी होगा ना कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जाता था, ये नहीं कि ऐसी देख लिया, जो भी देखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता था। और ये लाइट, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये भारी भरकम होता है,
ये अथी पर करंट से चलता है, ये करंट से चलता है। देखिए ये बहुत बड़ा होता है, ये करंट से चलता है, ठीक है। ये जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध बहाव को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट में इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा तब ये काम करेगा, समझ गए। ये तो हम ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक अलग चैप्टर में पढ़ना है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का सहारा ले रहे हैं उसका बताने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है क्या, तो देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज जो 2 जर्मन वैज्ञानिक था, एमनॉल एंड रुस्का नाम के वैज्ञानिक जो है 1932 ईस्वी में इसका खोज किया था। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट एमनॉल एंड रुस्का, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was invented by 2 German scientists, 2 German scientists, एमनॉल एंड रुस्का। कितना रुस्का रस्का दोनों लिखता है हिंदी में, रुस्का। इन 1932 समझिएगा ध्यान। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज है ना, या मतलब आविष्कार, इन्वेंटर मतलब आविष्कार कौन, क्या खोज नहीं, खोज होता है ना सजीव चीजों का, जनरली खोज आविष्कार, हाँ खोज होता है सजीव चीजों, बायोलॉजी में खोज होता है। आविष्कार कौन करेगा जी, जीव का आविष्कार कोई करेगा। और जनरली निर्जीव चीज का जो है वो बनाता है, और निर्जीव चीज का खोज हो सकता है जो कभी नहीं देखा है, लेकिन जब कोई चीज बनाया जाता है तो आविष्कार करता है, तो इसका खोज करेगा, कोई बनाएगा ना इसको, तो इन्वेंटेड लिखना है, यहाँ पे डिस्कवर नहीं लिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट, है ना, एमनॉल एंड रुस्का। एमनॉल एंड रुस्का 1932 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। ये तो खोज की बात है। अब है कि कैसे काम कर दो अभी बताते हैं, पहले इसको लिखिएगा पहला आज के लिए, और आज भर इंट्रोडक्शन बायो चलेगा। कल तो संडे को छुट्टी रहेगा, अब परसों से आप लोग एकदम चैप्टर पहला बायोकेमिस्ट्री चालू करेंगे, समझ गया ना। बायोकेमिस्ट्री मैंने केमिस्ट्री ना पढ़ाए हैं, मतलब बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री नाम है, जैव रसायन बायोलॉजी में पढ़ना है। हिंदी में रस्का लिख देता है, तो उसको रुस्का तो स्पेलिंग देख रहा जाता, रुस्का लिखा, हिंदी में रस्का लिखा था, अभी लिखाएंगे हिंदी इसका, बोलिए।
दिस दैट खाली इसको में क्या लगता है सब आर्ट्स वाला थोड़ा सुन है। 10th में कभी इंग्लिश पढ़े में नहीं किए हैं सर? नहीं तई में घबराओ नहीं, आज भर चलेगा इंग्लिश। सोमवार से बिल्कुल हिंदी नहीं चलेगा। जीवन में इंग्लिश में जीवन में पढ़े मगर अरे ग्रामर पढ़ो ना, देखता है सब ग्रामर पढ़ते रहता है, सबके मिला जुला करके। ग्रामर के लिए कोई क्लास नहीं होता कहीं। हम लोग का क्या है, हम लोग साइंस वाला का क्या है कि अगर पढ़ाएंगे तो उस क्लास छूटेगा। 11th वाला को 12th में नहीं पढ़ा सकते हैं, 12th वाला को 11th में नहीं पढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। अब माथी वाला कुछ है, इंग्लिश पढ़ाए वाला कुछ है, 9वां के 10वां के कंपटीशन वाला के 11 के 12 के मिला के पढ़ा जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ नहीं, भीड़ जुटा लेगा 10 गो 5 गो और में कि वो कौन लड़का बैठा है पता चलेगा तुमको। अब ग्रामर किसी का छूटा हुआ सोचो ना जी, बच्चे नहीं ना है, ग्रामर किसी का छूटा हुआ है 10वां वाला के तो रोजा चाहिए, ग्रामर तो सबको चाहिए। ISC में चल गया बढ़िया से ग्रामर ना जाना आज ही हाँ 10वां वाला बैच में 10वां वाला के बोला आज हाँ ये वाला में चैरल नरेशन तकोची तब वॉइस तो ये सब तो सबको पढ़ना है ना। तो भीड़ जुटा लिया अपना। लड़कन लोग को लगता है कि अरे तरीके ये इतना बड़ी भीड़, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब मिक्स रहता है। अब बाद में वही होता है ये सब। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात करते हैं तो इसका हिंदी लिख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जर्मनी के दो वैज्ञानिक एम नॉल, देखो हिंदी में हम ऐसे लिखते एम नॉल एवं ई रस्का लिखा था है हिंदी में, एम नॉल एंड ई रस्का ने 1932 ईस्वी में किया था, 1932 ईस्वी में किया था, 1932 ईस्वी में किया था। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो खोज फलना कर दिया, ये तो जान गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर कोई पूछेगा क्या है तो क्या बताएंगे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक वैज्ञानिक यंत्र है विच है बोथ रिजोल्विंग एंड मैग्नीफाइंग पावर, जिसमें आवर्धन क्षमता और बृहद क्षमता दोनों होता है। समझिएगा ध्यान से, इसको में दोनों क्षमता करेगा क्या? ये दोनों दो तरह के पावर होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर बहुत पूछेगा कि है क्या, तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मतलब वैज्ञानिक है, विच है both resolving and magnifying power, मैग्नीफाइंग पावर, समझिएगा मैग्नीफाइंग पावर कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या हुआ? एक वैज्ञानिक यंत्र विच हैव बोथ रिजोल्विंग एंड मैग्नीफाइंग पावर, जिसके पास आवर्धन क्षमता, रिजोल्विंग माने आवर्धन क्षमता है ना, और मैग्नीफाइंग माने बृहद क्षमता, ये दोनों पाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर रिजोल्विंग पावर है, आप लोग को भी जहन में जरूर लग रहा होगा कि रिजोल्विंग पावर मतलब क्या पावर, किस तरह का पावर, इससे क्या होगा। आई मैग्नीफाइंग पावर किस तरह का पावर है। अगर मान लेते हैं कि दोनों पावर एरम है तो क्या कर रहा है,
कैसे हम लोग को मदद करेगा वो अभी बताएंगे, तो पहले इसको लिखिए। उधर कुछ बोल रहा है, कुत्ता पिग है पिग। तुम सब बेचारा पढ़ना है बायोलॉजी। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन सुंदर सी एक वैज्ञानिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉन सुंदर सी एक वैज्ञानिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉन सुंदर सी एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें आवर्धन एवं बृहत, देखो मैग्नीफाइंग का क्या हो गया, बृहत माने बड़ा, आवर्धन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सुंदर सी एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें आवर्धन एवं बृहत क्षमता, पावर माने क्षमता, कैपेसिटी भी हो सकता है, आवर्धन क्षमता दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। अब देखिए जैसे आपने कह दिया हुआ कि आवर्धन क्षमता और बृहत क्षमता दोनों पाया जाता है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर और रिजोल्विंग पावर दोनों पाया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं, आप हमसे पूछ सकते हो कि ये रिजोल्विंग पावर कैसा पावर है, आज ये मैग्नीफाइंग पावर कैसा पावर, ये दोनों पावर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्यों बनाया गया, इसको इन्वेंटेड किया गया इसको में। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम आपको रिजोल्विंग पावर के बारे में बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे रिजोल्विंग पावर के बारे में बताते हैं। रिजोल्विंग पावर देखो बहुत समझना किस तरह का पावर है। रिजोल्विंग पावर, आवर्धन क्षमता इसको कहते हैं, क्षमता। देखिए रिजोल्विंग पावर क्या है, रिजोल्विंग पावर मतलब आवर्धन क्षमता ऐसे क्षमता होते हैं, समझिएगा, जो दो सटे हुए बिंदुओं को बिल्कुल हटा करके दिखाने में मदद करता है। देखिए दुनिया में कोई भी पदार्थ है ना, पढ़े होगा केमिस्ट्री में, कोई भी पदार्थ जो है अणु का बना होता है, और एक अणु दूसरे अणु से इतना कितनों भी सटा हुआ रहे लेकिन दोनों के बीच कुछ न कुछ स्पेस होता है। अरे सटा हुआ भी रहेगा तो हम लोग को आंख में इतना क्षमता नहीं कि उसको बीच का चीज को दिखाए, बीच न कुछ उसको कहें इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, मतलब कि अंदर के दो अणुओं के बीच का स्थान खाली जरूर रहता है, उसको छिद्र, देखो एक मिनट, इस दीवार में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, नहीं ना, लेकिन सुनो ध्यान से, इतना पानी से पटाया जाए, इतना पानी से पटाया जाए देरी तक 4 घंटा एना में पानी इधर से ऐसे देते रहे, देखिएगा उधर पानी रिसने लगेगा हल्का हल्का, कैसे पाइप लगल था का, इतना महीन छिद्र था क्योंकि पानी तो सूक्ष्म अणु में आता है, तो वो पानी गया
इसका मतलब बीच में क्या था, स्पेस था ना। लेकिन हम लोग आंखों में रिजोल्विंग पावर नहीं था कि हम उस छिद्र को देख सकते हैं। लेकिन इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई अच्छे से देखा जाए तो क्या होगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो मेरे कहने का क्या हुआ, हाँ, लेकिन देखो जितना चिकना रहेगा ना उतना कम स्पेस, मतलब ज्यादा कम्पैक्ट है, और जितना रुखड़ा है वो क्या हो गया, थोड़ा दूरी ज्यादा है। तो सब के बीच, अरे पदार्थ का तो सब बना हुआ है, तो दो अणुओं के बीच की दूरी तो जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन रहेगा जरूर। तो देखिए रिजोल्विंग पावर क्या करता है, रिजोल्विंग पावर और दोज पावर which have ability to see two close point into distinct point। समझ रहे हैं, यानी आवर्धन क्षमता वैसे क्षमता होते हैं जो दो सटे हुए बिंदुओं को हटा करके दिखने में मदद करता है, कुछ इस तरह से। जैसे देखिए पहले इसको देखिए कि रिजोल्विंग पावर और दोज पावर which है कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, which है कैपेसिटी टू कन्वर्ट या which have capacity to see two close point into distinct point। देखो बुआ, कोई बहुत बड़ा इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, कहता रिजोल्विंग पावर और दोज पावर, आवर्धन क्षमता वैसे क्षमता होते हैं, है ना, विच हैव कैपेसिटी, जिसके पास क्षमता होती है, कैसा क्षमता होता है, टू सी, देखने को, कौची देखने का, दो सटे हुए बिंदुओं को, क्लोज मीन्स सटा हुआ बिंदु, कौची के रूप में, इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हटा करके देखने, ठीक है। तो खड़े हो जाओ, वहां जाओ, दरवाजा के पास जाओ, वो दरवाजा के बस यहाँ जो लिखेंगे दिखाई देगा तुमको, अच्छा देखना ध्यान से, आज जो दिखाई दे वही बोलना, अपन मान से कुछ बोलना नहीं, जो दिखाई दे वही बोलना। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, के को है, पावर बड़ी तेज है, सटा हुआ क्या हटा हुआ है, हटा हुआ है, इमेजिंग कर रहा है। अच्छा चलो फिर आप बोलो, सही बोलना, दो गो फिर तो है, एक चीज जानते हैं, सटा हुआ क्या हटा हुआ, जो दिखाई देगा वही बोलना, अपन मान जी से नहीं, अब नहीं पता चला, सटा हुआ है, सटा हुआ और पर हमारा विश्वास न रहेगा, तू जाओ तो बोल, अब वहां से भी देख के बता, वहां से भी चल जाएगा। ये बूंदा क्या सटा हुआ कि हटा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा जी, एजेंट से देखे या जे नहीं बोलना, सटा हुआ, अब आओ वहां, अब देखो तो सटा हुआ है कि हटा हुआ, देखो तो ध्यान से, ये जैसे आके देखो क्या है, हटा हुआ, वहां से सटा हुआ, यहाँ से हटा हुआ, बताओ, यही तो रिजोल्विंग पावर है। जैसे जैसे वस्तु से हम लोग दूर जाते हैं, आंख का जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर प्राकृतिक रूप से आंख में भी है, लेकिन ये क्षमता कम है, इसी क्षमता को बढ़ाया गया कोची में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, समझ गए ना। तो जैसे जैसे वस्तु से दूर जाते हैं, जो हम लोग को प्राकृतिक जो आवर्धन क्षमता है वो घटता चला जाता है,
जब नजदीक जाते हैं तो बढ़ा, तब ना दिखाई दिया। तो देखिए जब कोशिका का अध्ययन कर रहा था, वैज्ञानिक लोग कर रहे थे, तो कोशिका का अध्ययन तो बताओ ये कोशिका है, देखो समझो जी, कोशिका है बीच में, तो आप जानते हैं कि केंद्रक होगा, यूकेरियोटिक है तो केंद्रक झिल्ली में पता चलेगा। इसको से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो साइटोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल रहेगा, चारों तरफ से जाल रहेगा, ये जाल रहेगा, है ना। अभी हम इस कोशिका तो उसका नहीं पढ़ाने, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। देखिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा ना, लाइसोसोम भी रहेगा, गोल्जी बॉडी भी रहेगा, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंत पर जब टूटता है ना, तो जो कचरा के रूप में जमा हो जाता है एक जगह, उसको गोल्जी बॉडी कहेंगे। तो ये सारा चीज एक छोटा सा कोशिका में कैसे पता चलेगा? सब लगेगा कि सटा हुआ है एक के जगह, तब कैसे अध्ययन करेंगे कि कौन है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है गोल्जी बॉडी? तो उसका अध्ययन करने के लिए कौन सा पावर का यूज किया जाएगा? समझ में आ रहा है? तो देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये जब दिखाई देगा, तो गोल्जी बॉडी ये जब दिखाई देगा, तब ना वैज्ञानिक स्पर्श से उसको माइटोकॉन्ड्रिया का रिसर्च खाली करना है, तो अलग रहेगा था ना। और मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का झिल्ली दोनों सटा रहेगा, तो इसका बारे में जब लिखेगा आता है, इसका भी ना लिखा जाएगा जी, तो इसका नहीं तो पता नहीं चलेगा इसका बारे में पढ़ें कि इसका बारे में पढ़ें। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सी की आवश्यकता था? रिजॉल्विंग पावर। तो आप समझ में आया ना रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? कोई भी चीज सटा हुआ उसको आप चाहते हैं कि हटा करके दिखाएं, तो उसको में कौन सा पावर यूज करेंगे हम लोग? रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर और दोज पावर which have ability or capacity to see two close point into distinct point। नहीं, यानी आवर्धन क्षमता वैसे क्षमता होते हैं जो दो सटे हुए बिंदुओं को क्या करके हटा करके दिखाने में मदद करता, तब तो हम लोग कोशिका का या किसी चीज का अध्ययन कर पाएंगे ना। तो यही है रिजॉल्विंग पावर। तो इसको लिखिए, इसका हिंदी लिखा है, की जरूरत नहीं यहाँ पे। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए। लिखिए, आवर्धन क्षमता वैसे क्षमता होते हैं, आवर्धन क्षमता वैसे क्षमता होते हैं आवर्धन क्षमता वैसे क्षमता होते हैं जो जिसमें लिख लीजिएगा, जिसमें लिखिए, वैसे क्षमता होते हैं जिसमें दो सटे हुए बिंदुओं को हटाकर दिखाने में, दो सटे हुए बिंदुओं को हटाकर दिखाने की क्षमता रखता है। सटे हुए बिंदु को दिखाने की क्षमता रखता है, नहीं दिखाने की क्षमता होता है कर लीजिए, क्योंकि मेन निकाल लगा हुआ है ना। जो दो सटे हुए बिंदुओं को हटा करके दिखाने की क्षमता होता है, तो इसके पास ये क्षमता है, ठीक है। इसी आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर कितना दिया गया है, लगभग परीक्षा में कभी पूछता है। सो रिजॉल्विंग
पावर ऑफ एन ईएम मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने समझ रहे हो ना, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ईएम का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, समझ गया, बहुत जगह ईएम शॉर्ट में लिखा रहेगा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ईएम, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जानते हैं 10 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 एंगस्ट्रॉम। ए जीरो को ए पर ऊपर एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, जो खुली आंख से ना दिखाई दे उसको माइक्रोन में या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर 10 एंगस्ट्रॉम है। वेयर, जहां 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर में लिखना है तो 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, समझ गया ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, अपना जोड़ घटाव करते रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पूरी आवर्धन क्षमता कितना होता है अंतिम 10 एंगस्ट्रॉम। आप आपका मर्जी के अनुसार देखना है, हमको 4 एंगस्ट्रॉम पर काम चल रहा है किसी चीज को, तो 4 एंगस्ट्रॉम पर बढ़ाने घटाने वाला होता है, समझ गए। लेकिन 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा क्षमता इसमें नहीं दिया गया है, समझ गए ना। तो ये है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ इसका हिंदी याद रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं कि इंग्लिश में, यहाँ पे लिखो आवर्धन क्षमता उतना होता है। आवर्धन क्षमता 10 एंगस्ट्रॉम, जहाँ वेयर में जहाँ एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से एगो बृहद क्षमता है, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से डिफिनेशन लिखा है, थोड़ा सुन चेंज होकर कर दे। देखिए, ये तो आप लिख लिए हैं ये वाला, यहाँ पर हम कर देते हैं कौन सा पावर है ब्रिक। एगो में 2 तरह का पावर था ना, एगो क्या था मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बृहद क्षमता, बृहद क्षमता। एग्जाम आप लोग का खत्म हो गया? यस सर। आप इधर बैठ जाइए थोड़ा देर। देखिए, बृहद क्षमता, तो बृहद क्षमता की बात करते हैं। तो देखिए, बृहद क्षमता किसको कहेंगे, ये छोटे हुए कणों को बड़े कणों के रूप में दिखाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीफाइंग पावर और दोज पावर which have ability to see a small particles into large particles। देखो, ये उल्टा कर रहा है, वो क्या कर रहा था, पहले वाला पावर 2 सटे हुए बिंदुओं को हटा कर, मान लो 2 सटे हुए बिंदु तक ऐसे दिखाई देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये छोटा कण को 1 लाख गुना बड़ा दिखाई दे सकता है, समझ गया ना। तो इसको हम खाली एक जोड़ देंगे, देखिए सेंटेंस तो उसी रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और दोज पावर विच हैव कैपेसिटी टू सी, यहां से खाली चेंज कर देंगे दर्शकों, अ स्मॉल पार्टिकल इनटू लार्ज पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल मतलब समझिएगा ध्यान से, खाली थोड़ा सा चेंजिंग आप लोगों में चेंजिंग ना फिर से लिखना होगा आप लोग को, हम समय काम करे चलते सके टाइम बोले इस चलते, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीफाइंग पावर मैंने बृहद क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर और दोज पावर विच
हैव कैपेसिटी टू सी अ स्मॉल पार्टिकल, माने छोटे कणों को कौची के रूप में, लार्ज पार्टिकल माने बड़े कण के रूप में दिखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी फॉर्मूला का बात लिखिए। हो गया, हिंदी लिख लो, हिंदी एक लाइन में तो है, लिखिए लिखिए। बृहद क्षमता वैसे क्षमता होते हैं, बृहद क्षमता वैसे क्षमता होते हैं जिसमें, बृहद क्षमता वैसे क्षमता होते हैं जिसमें छोटे कणों को, जिसमें छोटे कणों को बड़े कणों के रूप में, जिसमें छोटे कणों को बड़े कणों के रूप में दिखाने की क्षमता होती है, छोटे कणों को बड़े कणों के रूप में दिखाने की क्षमता होती है, दिखाने की क्षमता होती है। अच्छा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना होता है जानते हैं, हिंदी में ही लिख लीजिएगा, कितना होता है, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख गुना होता है, गुना होता 1 लाख टाइम्स गुना। तो एक ही लाइन लिख, एक लाइन में लिख लो खाली, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का बृहद क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का बृहद क्षमता 1 लाख गुना होता है, 1 लाख गुना बड़ा दिखवाता है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का बृहद क्षमता 1 लाख गुना होता है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का बृहद क्षमता 1 लाख गुना होता है। तो देखो वह जो भी जरिमाने रह गए, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी लगभग खत्म है, तो था बात बायोलॉजी का, तो बीच बीच में आते रहेगा उस सब बात, ठीक है ना। तो कल संडे है, संडे को सबको छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। और आप लोग को अब परसों आना, परसों चैप्टर हम चालू कर देंगे, जिसका छूटेगा तो छूट जाएगा चैप्टर बायो केमिस्ट्री, उसको मैं जैव रसायन पढ़ाएंगे, रसायन नहीं पढ़ा, इनस में केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, इन्हें हल्ला उड़ा देना कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बायो केमिस्ट्री नाम है उस चैप्टर का, समझ गए ना। उसमें सूक्ष्म अणु, बृहद अणु पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, तो प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब जो भी है बताएंगे। तो आज जाइए और आप लोग परसों आइए।